कोई हिस्सा है, ना हम किसी ऑफिशियल पोस्ट पे हैं। सारी चीजें ब्रिटिश लेके जा रहे हैं, तो ये ब्रिटिश में और इंडियंस में इनके दोनों के इंटरेस्ट इंटरेस्ट में फर्क था। फिर था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। इसमें ये था कि बहुत सारी मोनार्कीज थे पहले, उन सबका ब्रिटिश जब आए तो अपने हिसाब से एरियाज अपने हिसाब से बांट दिए। जैसे एरिया को बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुई, मद्रास हुई, कई सारे गांवों को उन लोगों ने क्लब कर दिया, बिना ये देखे कि किसकी कौन सी लैंग्वेज है, किसी का क्या है। तो सबके ग्रीवांसेस जो थे वो सुने नहीं जा रहे थे। ऐसा नहीं कहते, तो ओके? एक तरफ बैड मैनर्स। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, और दूसरी तरफ यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ पीपल। फिर तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ा था कि 1853 में रेलवे ट्रैक स्टार्ट होती है मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर। एक ऑफिसर थे एडमिन अर्नॉल्ड ने, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि रेलवे ने ही इंडिया को यूनाइट किया है, जो कि डायनेस्टीज नहीं कर सकी, जो कि अकबर नहीं कर पाए, और जो टीपू सुल्तान की क्रुएल्टी नहीं कर पाई, वो ये रेलवे ने कर दिखाया। रेलवेज में डू फॉर इंडिया व्हाट डायनेस्टीज हैव नेवर डन, व्हाट जीनियसेस ऑफ अकबर द मैग्निफिसेंट could not effect by his government. Now the cruelty of Tipu Sultan, the railway, have made India truly a nation. डिग्री आ। तो इन्होंने ये बोला, हम्म। 1900 तक 25,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस बिछा दी गई थी। माइल्स, किलोमीटर्स नहीं, माइल्स। और जब रेलवे डेवलप हुआ तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने भी ट्रेवल करना शुरू किया। तो उनके साथ साथ उनके आइडियाज भी ट्रेवल करने लगे, जिससे और ग्रोथ हुई नेशनलिज्म में। ठीक, हम ओके। लोगों को देखना है चौथा कॉज। अच्छा हाँ, एक और था, पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम भी एडवांस हो गया था इनके टाइम पे, टेलीग्राम सर्विसेज आ गई थी। वो भी एक जरिया था जिससे कि ये लोग अपने आइडियाज शेयर करते थे हर जगह पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जवेरिया है, जवेरिया उसकी दोस्त है ये मामा से। अपनी ख्वाहिशात बताती है कि तो आप क्या बनना चाह रही हो अब फ्यूचर में। तो वो आई डॉक्टर बनना चाहती है एक और कॉज है, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न हम्म। एजुकेशन। तो ये जो टाइम था, इंटरेस्टिंग। इस टाइम पे यूरोपियन वर्ड्स में चल रही थी रेनेसा, जिससे चूड़ा खाओगे? कई थिंकर्स पैदा हुए, एन नंबर्स ऑफ थिंकर्स। उनकी कई सारी आइडियोलॉजी आई। लोग क्या कर सकते ऑर्थोडॉक्स हैं। प्रैक्टिसेस को छोड़ रहे थे वहां पे। कुछ इनके नाम्स हैं, जैसे कि उस टाइम के जो पॉपुलर थिंकर्स हुए, जेरेमी बेंथम, जेएस मिल्स, सही है, भूख तो लगी है। कोई बात नहीं। थॉमस हॉब्स, कौन से एक दिन का है? मॉन्टेस्क्यू, भूख तो मुझे डेली लगती है, तो क्या ही कर जे जे रसू, ये सब कई ऐसे कई सारे थे। तो जब ये आए तो इन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया अपने आइडियाज से। आइडियाज के कौन से, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रीडम, ऐसे ही कैसे चीजें। अब कुछ इंडियंस वहां भी गए काम करने, इंग्लैंड में या ब्रिटिश में। तो वहां जब वो गए तो उन्होंने देखा, यार यहाँ तो कंडीशन एकदम ही अलग है जो वहां पे हमारे यहाँ है। इंडिया में स्लेवरी है, लोग दबाए जा रहे हैं, सप्रेस्ड हो रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन है। यहाँ तो एकदम ही अलग है, यहाँ पे लोग अलग ही बातें कर रहे हैं। यहाँ पे राइट्स की बातें हो रही हैं, यहाँ पे इक्वलिटी की बातें हो रही हैं। तो जब वो वापस आए यहाँ से इंडिया में, तो उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए।
अगेंस्ट ब्रिटिश। ओए भाई, ठीक। तो एक तो ये हो गया, जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो इफेक्ट हुआ, कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और उनको ब्रिटिश के इंटेंशंस पे शक होने लगा कि इनके इंटेंशन सही नहीं है इंडियंस को लेके। फिर आता है रोल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था इंडिया में, किसने किया लगाया था वो? कोई बताएगा? पढ़ चुके हो सब लोग ये। पोर्तुगीज ने। कब? 1557 में। 47। और जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, वो था बंगाल गेजेटर। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस ने। और कुछ 1780 में। 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में ये न्यूज़पेपर मैगजीन्स ये सब बहुत चलने लगे। जैसे इंडियन मिरर था, बॉम्बे टाइम्स, बंगाल केसरी, महारत्ता, अमृत बाजार पत्रिका, ये सब बहुत चल रही थी उस टाइम पे। द हिंदू उस टाइम पे आया था। तो जो इश्यूज थे वो सब सामने आए, लोगों के सामने आने लगे। जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी सब लोगों के सामने था। तो बहुत सारे इसमें से न्यूज़पेपर्स ऐसे थे जो ब्रिटिश के एक्शंस को एक्सपोज कर रहे थे पूरा। जब भी ब्रिटिश ज्यादा पानी ऊपर से जा रहा, सर के ऊपर से जा रहा, तो ये लोग न्यूज़पेपर में निकालते थे। हालांकि ये सप्रेस भी किए जाते थे, लेकिन कई लोगों में बात पहुंच जाती थी। तो लोग अब यूनाइट हो रहे थे इनके खिलाफ। तो एक ये भी था, एक रोल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस, ब्रिटिश के अगेंस्ट जिसने काम किया। अब इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। हर बैकग्राउंड के लोग, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख्स हों, अब हर बैकग्राउंड के लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के या थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। मान लो कोई ब्रिटेन चला गया, वहां से पढ़ के आ गया, या कोई यहाँ पे जमींदास की जो फैमिली थी, कुछ लोग आगे बढ़ गए या एजुकेटेड हो गए कुल मिला के। तो हर सेक्शन से कुछ लोग आ रहे थे, और इन सब लोग मिलके एक अलग कम्युनिटी बनाती थी जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास। यस, मिडिल क्लास फैमिली। राइट। कॉमन फीचर ये था कि इन सब ने इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा कमांड कर लिया था। मास्टर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक नई क्लास पैदा हो गई थी वहां पे, न्यू मिडिल क्लास। उन्होंने भी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस के खिलाफ बहुत सारे सवाल उठाए, और ये कहा कि आंख मूंद के हम किसी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे। रीजंस वो मांगते थे हर चीज के लिए। वो भी थी, जब एक्सप्लॉयटेशन देखते थे तो वो भी ब्रिटिश के खिलाफ आने शुरू हुए। अब एक चीज और हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट एंड कल्चरल नेशनलिज्म। हुआ क्या उस टाइम पे? तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग क्लास में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब जॉन मार्शल के उसमें हुआ, और किसने, कौन कौन दो लोग थे बताओ? यार वो थे। जय जावेद सानिया, कोई आईडी बताओ? बनर्जी और और एक सिन्हा थे। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी। तो दो लोगों ने साहनी जब ये सिंह। साइट डिस्कवर की इंडस वैली, और देखा कि ये तो बहुत ही एडवांस साइट है, बहुत ज्यादा डेवलप साइट है उस टाइम की, सबसे ज्यादा, और सब बहुत एंशंट है।
तो लोगों में ये चीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे गई, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा उन लोगों का कि यार जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जो सबसे ज्यादा एडवांस है, वो हमारी सिविलाइजेशन है। लोगों में कॉन्फिडेंस आए। ऊपर से जब मैंने बताया था एनी बेसेंट आई या बाहर कुछ लोग आए जिन्होंने वेदास और उपनिषद पढ़ने शुरू किए, जिनका उसमें विश्वास जगा, तो उनके अंदर भी, तो ये जो यहाँ के इंडियंस थे, वो ये लोग देख के भी खुश है, यार हमारी तो बहुत बढ़िया चल रही है, हमारा तो सबसे अच्छा है। तो इनके अंदर भी एक थोड़ा सा अपने कल्चर को लेकर रिस्पेक्ट और बढ़ी। ठीक, तो एक तो ये चीज हो गई। फिर फिर एक वजह थी पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। में क्या था, ब्रिटिश जो थे वो हमेशा से ही चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन से इंडियंस बाहर ही रहें। और उधर बीच में हुआ क्या कि जो सिविल सर्विसेज थी वो इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई। पर इंडियन सिलेक्ट ना हो, इसके लिए उन लोगों ने अच्छे खासे इंतजाम कर रखे थे। जैसे सिलेबस बहुत टफ कर दिया था, और ऐसे लैंग्वेजेस उसमें डाल दी थी जो इंडियंस के लिए बहुत टफ हों। एग्जाम्स जो रखे वो ब्रिटेन में रखे। उन्होंने जो एज थी, एज पड़ी थी 21, जब इंडियंस के लिए ओपन किया तो 21 से घटा के कर दिया उसको 19। तो ऐसे कई सारी चीजें रखी कि जिससे वो आ ना पाए। जब वर्नाकुलर प्लस मैंने बताया था, जब ये अखबार वगैरह बहुत ज्यादा जब इनको एक्सपोज करने लगे, तो 1878 में ये लेके आए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, के लिए टू कर्ब द राइज एंड ग्रोथ ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको कम करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो कुल मिला के पूरा इंतजाम ये हो रहा था कि इंडियंस को किसी भी तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लाना। तो ये हो गया पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसी टाइम पे एक चीज और होती है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। चक्कर क्या था कि इंडिया में जो ब्रिटिश जज थे उनको पावर थी कि वो दोनों को सुन सकते हैं, किसको किसको, ब्रिटिश को भी सुन सकते हैं और इंडियंस को भी सुन सकते हैं। हम्म, केसेस, दोनों के केसेस सुन सकते हैं। हम्म, अगर इंडियन जज है वो सिर्फ तो इंडियंस को सुन सकता है। ये पहले था। एक वायसराय आते हैं, लॉर्ड रिपन। हम्म, ठीक आदमी थे ये, तो इन्होंने देखा ये तो गलत है। इन्होंने इंडियन जजेस को भी पावर दे दी और कहा कि अब हर कोई हर हर किसी को ट्राई कर सकता है, ट्रायल हर कोई कर सकता है इसमें। इन्होंने ये बोला लॉर्ड रिपन में। जब इन्होंने ऐसा कहा हम्म, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको लेके आफत मच गई। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आफत मच गई तो बिल को मॉडिफाई करना पड़ा। जब बिल मॉडिफाई हुआ, इससे इंडियंस को बहुत बुरा लग गया पैन भूख लगी है। कि ब्रिटिशर्स उनके साथ जस्ट और फेयर नहीं है। उनके साथ जस्टिस और फेयरनेस, ब्रिटिश से जस्टिस और फेयरनेस की उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। तो ये भी एक रीजन हो गया। यस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। क्रिटिक ऑफ कोलोनलिज्म। इस थ्योरी के जो सबसे ज्यादा, जिन्होंने इस थ्योरी को इम्पोर्टेंस दी, जिन्होंने इस थ्योरी को फैलाया हर जगह, उनका नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे इस चीज के, दादा भाई नौरोजी। मौज। इनका साथ दिया किसने?
MG रानाडे, RC दत्त, दादा GV जोशी, महाराज। गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। PC राय और सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब थे इनके इनका साथ दिया इन्होंने इस चीज में। तो इन्होंने ये कहा कि मैंने जो है वो जो कोलोनाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी का, उसको ट्रेस किया, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और मैंने ये पाया कि इकोनॉमी की 3 लेयर्स हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एकदम अपना कब्जा जमा लिया है। कौन कौन? ट्रेड पे, इंडस्ट्रीज पे, फाइनेंस पे। ओके। समझते हैं एक एक को। ट्रेड। ट्रेड को लेकर इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के लिए वन वे फ्री ट्रेड ट्रेड है ये। फाइनेंस। क्या मतलब इसका? जब इंडियन आर्टिसंस कुछ बनाते थे या कोई चीज जो इंडिया में बनी, अगर उसको हम भेजते थे वहां, तो बहुत ज्यादा ड्यूटी लगती थी हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स पे। तो कंपटीशन में खड़े नहीं उतर पाते थे। बाकी वहां के जो यूरोपियन जो गुड्स थे, उन पे इतनी ड्यूटी थी तो सस्ते पड़ जाते थे, तो कंपटीशन ही हार जाते थे। ऊपर से जो ब्रिटिशर्स जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो उनमें ड्यूटी बहुत कम थी। तो उनका कहना था कि ये फ्री ट्रेड है यहाँ ब्रिटिश के लिए, और एक तरफा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के भले के लिए है ये। दूसरा, इंडस्ट्री। उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक ऐसी इंडस्ट्री बना दी है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स के अलावा कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल से ही बनाए जा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। रॉ मटेरियल्स हम इंडिया से लेंगे और उसको सप्लाई कर देंगे, बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। ये तो है ही है। ऊपर से जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं भी थोड़ी बहुत, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है जो उसको सपोर्ट करे। अब आता है फाइनेंस पे, आते हैं। रेलवे। रेलवे का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया से हुआ, तो अच्छी बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्या? जिन्होंने जो रेलवे के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक तो उनको लैंड दे दी फ्री में कि आप इस पे करो, और इन्होंने ये कहा कि जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा है उसके बाद में रिटर्न हम 5% इंटरेस्ट के साथ देंगे। और वो जो 5% था, उसके चक्कर में इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया इंडियंस का। इंडियन टैक्सेस वगैरह बढ़ गए। तो उनका कहना था कि रेलवे के पीछे भी हमारी बहुत सारी सेविंग्स चूक गई हैं। और इसी हिसाब से उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। एटीन सिक्सटी वन में इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया को ड्रेन कर रहा है और ब्लीड कर रहा है, खून निकाल रहा है, खून चूस रहा है। उन्होंने एक थे जॉन सुलीवम, मद्रास बोर्ड के प्रेसिडेंट एक बार रहे हैं। मद्रास में जो रेवेन्यू बोर्ड था उसके प्रेसिडेंट रहे हैं ये। तो उन्होंने कहीं ये बात बोली कि जो हमारा सिस्टम है वो एक तरह के स्पंज जैसा काम करता है, जो हम गंगा नदी में डालते हैं, उसके बाद ला के, एक नदी है थेम्स इंग्लैंड में, तो वहां से हम लाते हैं और उसको निचोड़ देते हैं कहाँ पे? थेम्स में, थेम्स के किनारे। स्टेटमेंट में बोला था ऐसा कि अवर सिस्टम वर्क्स वेरी मच लाइक ए स्पॉन्ज, ड्राइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगेस, स्क्वीजिंग देम डाउन टू द बैंक ऑफ थेम्स, इंग्लैंड में। उन्होंने इस थ्योरी को भी लिखा और उसको फैलाया कि हमारे लिए ऐसी बातें हो रही हैं। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा कि जो इंडियन पॉवर्टी है, उसका जो फंडामेंटल रीजन है वो है ब्रिटिश रूल। इसके उन्होंने कुछ कंपोनेंट
है कि कैसे कैसे हमारा डेंट ऑफ वेल्थ थ्योरी मैं कैसे सही कह रहा हूँ। उन्होंने कंपोनेंट ऑफ ड्रेन्स दी, इसमें उन्होंने पहला कंपोनेंट बताया रेमिटेंसेस टू ब्रिटेन। मतलब जैसे मान लो यहाँ के कई सारे मुस्लिम जाते हैं सऊदी में कमाने, ठीक, सऊदी में वो कमाते हैं, जो उनका खर्चा लगा वो खर्चा लगा, उसके बाद वो सेविंग्स है, सेविंग्स को यहाँ भेज देते हैं, कहाँ पे, वो इंडिया में। तो इंडिया के लिए वो अच्छी बात हुई कि हमारे पास इतनी सारी आ रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। ऐसे ही ब्रिटिशर्स आए इंडिया में काम करने, खूब कमाए, और जितनी सेविंग्स थी वो भेजी वहां पे ब्रिटेन में। तो उनका कहना था कि ये जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत बड़ा कंपोनेंट था वहां ब्रिटिश में, जितनी भी पैसे हमारे गए हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ का ये बहुत बड़ा कंपोनेंट था रेमिटेंसेस। फिर दूसरा इन्होंने दिया कंपोनेंट होम चार्जेस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी सैलरी हैं या जितने भी खर्चे जो आ रहे हैं, जो इंडिया में गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही लिए जाएंगे। तो जितना भी इंटरेस्ट पे करना होता था, पेंशन हुई, अलाउंसेस हुए, यूरोपियन ऑफिशियल्स की सैलरी सैलरी हुई, या कोई अगर आ रहा है घूमने उमने ब्रिटिश से, यहाँ कोई आ रहा है, उसका जितना खर्चा हुआ वो सब जो इंडिया में हो रेवेन्यू पैदा हो रहा है वहीं से दिया जाएगा। इस चक्कर में और ये टैक्स वैक्स बढ़ाते थे। तो एक ये है। तीसरा इन्होंने कहा टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट। हाँ, इंडिया में इंपोर्ट तो हो ही नहीं रहा कुछ, जितना हमारा माल है आप सबका सब एक्सपोर्ट किए दे रहे हो, इससे हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ब्रिटिश को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और इन्होंने कहा कि जो हमारा जितनी सेविंग्स भी नहीं है, वन थर्ड सेविंग्स भी पूरे इंडिया की नहीं है, उससे ज्यादा आप इसमें भेज दे रहे हो एक्सपोर्ट में। इनके इस थ्योरी को बहुत ज्यादा वो मिली फेम, ये बहुत ज्यादा फेमस थ्योरी हुई, और लोगों को ये लगा कि यार हमारे टैक्स के पैसे से कोई दूसरा ऐश नहीं कर सकता। लोगों ने तो लोगों में ब्रिटिश को लेके और भी ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स जागनी शुरू हुई। अब इन सब चीजों में हर रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। 1857 के बाद की बात बता रहा हूँ। पहले जो हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे वो 1857 के पहले पढ़े थे, अब उसके बाद वाले पढ़ेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी। 1837 से 1838 में ये बनी थी। किसने बनाई थी? राधा कांत देव और द्वारका नाथ टैगोर ने। ये नोट्स में सब दिया हुआ है, वहां से देख लेना अगर इनकेस देख ना पाओ तो। पर्पस क्या था? जमींदार के इंटरेस्ट को इनको बचाना था, जमींदार के लिए इन्होंने बताई। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1843 में। किसने बनाई? जॉर्ज थॉमसन। इसलिए कॉमन पीपल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। 1851 में ये और ये दोनों मर्ज हो गई और बनी कौन सी एसोसिएशन? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851 में। एफर्ट्स किसने लगाया इसको मर्ज करने के लिए? राधा कांत देव। वो जामींदार के लिए थी, ये कॉमन लोगों के लिए थी, तो ये किसके लिए होगी? जामींदार के लिए ये भी हो गई, प्लस कॉमन पीपल के लिए, दोनों के इंटरेस्ट को मिला दिया गया। फिर
बॉम्बे एसोसिएशन बनी 1853 में। दादा भाई नौरोजी ने बनवाई। इसकी डिमांड क्या थी? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए इंडियंस के लिए, ये इनकी डिमांड थी। फिर एक एसोसिएशन बना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में। ये कहाँ बनी थी? लंदन में। किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने। काहे के लिए? बताने के लिए ड्रेन ड्रेन ऑफ वेल्थ में कितना पैसा आप हमारा चूस चुके हो। फिर आई इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, 1876। किसने किसने बनाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। क्या कहा है उन्होंने कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वो एडवांसमेंट होनी चाहिए। फिर मद्रास महाजन सभा, 1884 में बनी। एमवी राघव चेरियार और पी आनंद चार्लू, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी पॉलिटिकल राइट्स के लिए ऑफ इंडियंस। और उन्होंने ये भी कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ इंडियंस बढ़ाए जाएं। फिर एक बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1884। ये बनाई केपी तेलांग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। सेम डिमांड, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का नंबर बढ़ाया जाए। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बन रही थी। और मैंने बताया था कि अब जो इंडियन लीडर्स थे वो इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे, तो अब इन लोगों का ये हुआ कि यार ये छोटे छोटे बनाने से काम चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो हुआ क्या कि 1885 तक आते आते इन लोगों को ये महसूस हुआ कि हमें एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जो इंडियंस की जो एस्पिरेशंस हैं और जो इंडियंस की जो वांट्स हैं, जो उस पर काम करे, पूरे देश में काम करे, छोटे छोटे से काम नहीं चलेगा। उसी टाइम पे एक रिटायर्ड ऑफिसर थे ब्रिटिश के, उनका नाम था A.O. ह्यूम। तो उनको क्या हुआ कि ये कहीं घूमते घूमते रहते थे, तो एक कोई हिमालयन संत इनको कोई मिले, तो उन्होंने इनके पास्ट का कुछ बताया बताया जो सही निकल गया, तो इनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीफ हो गया। तो उसी हिमालयन संत ने ये कहा कि अगर एक कोई नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी तो इंडिया में 1857 से भी बड़ा एक रिवोल्ट होगा। ए ह्यूम डर गए। ये आए उस टाइम पे डफरिन था। डफरिन को बताया कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। डफरिन ने मजाक उड़ा कि क्या बकवास कर रहे हो ये वो। तो डफरिन ने तो नहीं सुनी, लेकिन ए ह्यूम ने सबसे बातें की। यू अब उधर लोगों के अलग अलग रीजनल इश्यूज थे, और सबका कॉमन फैक्टर कौन था?
एक कॉमन एनिमी कौन था? ब्रिटिश। हर कोई ब्रिटिश से परेशान था। एओहिम भी आ गया। एओहिम ने बताया कि मैं साथ दूंगा, बनाओ ऑर्गेनाइज। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनली बनाया गया, ऐसे एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहा है? तो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। वहां पे हुई गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। फर्स्ट मीटिंग। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ रूल सेट किए कि हर ईयर, हर साल प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होगा। इलेक्शन से इलेक्टेड होगा। प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करेंगे। और जहां पे इलेक्शन हो रहा होगा वहां का कोई लोकल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा। मतलब जो उनका प्रेसिडेंट होना चाहिए, मान लो भिंगा में इलेक्शन हो रहा हो तो भिंगा वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सब उसके जानने वाले हैं, सब वोट कर देंगे, वो जीत जाएगा। तो ये कहा कि वहां पे लोकल इलेक्शन नहीं होगा वहां पे। क्या तो जानने वाले नहीं। ये चीज हुई। अब उसमें हुआ क्या कि जब हर कोई सपोर्ट में नहीं था कि ये कांग्रेस बने, हम्म। ठीक, yes, तो कई लोगों ने ये कहा कि ये जो है ब्रिटिश को खुश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है। तो दो तरीके के व्यू आए। एक तो है इंपीरियल व्यू। उनके हिसाब से ये था, इन लोगों ने ये कहा कि आईएनसी जो है वो सिर्फ एओ ह्यूम ने बनाई है, ताकि जो रिवोल्ट वगैरह होने वाले हों, उनकी बातें यहाँ पे पहुंच जाएं, हम पहले ही इसको रिजॉल्व कर लें, तो रिवोल्ट वगैरह नहीं होंगे। तो इसको कहा गया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये जो आईएनसी बनी है वो एक तरह की सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी, ताकि आगे जो रिवोल्ट हो वो ना हो, लोगों की बात हम सुन लें और कुछ थोड़ा थोड़ा सा हम कर दें और ये रिवोल्ट वगैरह बचा रहे। फिर नेशनलिस्ट व्यू आया। डबल की हो इसको खोल के ऐसे गोल गोल कर कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, और सिर्फ एओ ह्यूम का भी वो नहीं है। उन्होंने कहा कि आईएनसी बनी है, एओ ह्यूम ने हेल्प तो जरूर किया है, पर एफर्ट जो लगे हैं वो हमारे इंडियन लीडर्स के भी लगे हैं। ऐसे पूरा और जो अर्ली ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी पहले छोटी छोटी, उन लोगों ने मिलके ये आईएनसी को डेवलप किया। तो ये सही बात है कि एओ ह्यूम ने सेफ्टी वॉल के लिए की तरह इसको बनाया था, लेकिन इंडियन ने इसे एज ए लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया। तो इसको कहा गया लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। कि एओ हमने तो ये इसीलिए बनाया हो, अलग बात है, सेफ्टी वॉल्व सेफ्टी के लिए बनाया हो कि हाँ ना हो, लेकिन इंडियन ने उसको एज ए कंडक्टर यूज किया अपनी फ्रीडम के लिए, फ्रीडम पाने के लिए। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके जो स्ट्रगल है उसको दो फेज में बांटा गया। पहला फर्स्ट फेज, इसको कहते हैं फेज ऑफ मॉडरेट्स। तो जो लीडर्स थे वो जो भी डिमांड कर रहे थे, वो उनके मेथड्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे। कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब विद इन लॉ, विद इन द फोर वॉल्स ऑफ लॉ। वायलेंस में इनका बिलीव नहीं था, और ये कहते थे प्रेयर्स और पिटिशन से हम अपना काम करा लेंगे। तो इन्होंने, इनकी जो डिमांड थी वो था रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। इन्होंने बोला कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनका इंडिया में कोई काम ही नहीं है, जैसे कि उस टाइम पे ग्रीक और लैटिन ग्रीक लैटिन ग्रीक भी भाषा उसमें थी सिविल सर्विसेज में, उनको हटा दिया जाए, लैटिन और जो एग्जाम हो वो हमारा इंडिया में हो।
क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहां जाए हम ब्रिटेन में, वहां पे एग्जाम हो। इन्होंने और डिमांड की कि जो बाकी पिछले भी सब करते आ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नंबर ऑफ इंडियंस बढ़ाया जाए। ये इन्होंने कभी मासेस को इकट्ठा नहीं किया, भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए कभी ये। और इनका बिलीव भी नहीं था कि हमें भीड़ से बटोरने से हमारा कोई काम होगा। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं लोग, वो था एक तो कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई इंडिया में, और दूसरा जो हमने अभी पढ़ा था इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनिज्म, जिसमें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है। लोग कहते हैं कि जो मॉडरेट्स का जो फेज था उनमें सबसे जो दो अच्छे काम हुए ये है, कोई मास मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक फाउंडेशन डल गई, एक न्यू तैयार हो गई जिसपे कि आगे के हम मूवमेंट आगे होगा, मास मूवमेंट अब आगे होगा। फिर उसके बाद आता है सेकंड फेज, को हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट का फेज। तो क्या 1905 में एक वाइसराय आया कर्जन, तो ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश सबसे पहले, अच्छा किस एरिया में ब्रिटिश ने सबसे पहला कब्जा की, अपना कंट्रोल जमाया था सबसे पूरी तरीके से, जो इसको अपना अपना बना लिया हो ब्रिटिश ने, कौन सा एरिया था? बंगाल, बंगाल। हाँ सही बात। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, उसके बाद बंगाल को इन्होंने अपना अपना पूरा कंट्रोल उस पर जमा लिया। और बंगाल से ही सबसे पहले पहले ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हुए, जो छोटे छोटे जो रिवॉल्ट हुए बंगाल से ही स्टार्ट होने शुरू हुए। इन्होंने ये इसने क्या किया कर्जन ने, इसने कहा कि हम बंगाल के बांट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उसने बंगाल को बांटा, कैसे बांटा? जो ईस्ट बंगाल था वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी कर दिया, हिंदू माइनॉरिटी हो गया। और जो वेस्ट बंगाल था वहां पे हिंदू को मेजोरिटी कर दिया। इस डिवीजन के बाद जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो सेकंड फेज में चली जाती है। अब इनके जो लीडर्स थे, इनका कहना था प्रेयर्स और पटिशंस कम करो, प्रेशर बढ़ाओ गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, पैसिव रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाओ। 1897 में क्या हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में प्लेग बीमारी से फैल गई और बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हो गए। उस टाइम पे दो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर रैंड और आस्ट। इन लोगों ने भर भर के एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियंस का, बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे दो भाई थे जिनका नाम था चापेकर ब्रदर्स। इन्होंने इन दोनों का इन दोनों पे गोली चला दी, मर गए। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई मोटिवेशन तुम्हें कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा कि एक बाल गंगाधर तिलक हैं, वो ये उन्होंने मैगजीन निकाली थी, उन्होंने उसमें गीता का
कोट दिया था कि अगर धर्म के लिए आप किसी की हत्या करते हो तो वो जायज है। तो हमने इनको मार दिया। तो खैर इनको जेल हो गई और इसी चक्कर में इनको भी जेल हुई, बाल गंगाधर तिलक को। तो ये पहला एसेसिनेशन था इंडिया का जहां पे किसी ऑफिसर की डेथ हुई हो। अच्छा, आप इनको देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक को। पहले ये टीचर थे, ठीक। और इन्होंने अपनी टीचिंग छोड़ दी जब इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन देखा। इन्होंने फेस्टिवल्स कराने शुरू किए इंडिया में। एक था गणपति फेस्टिवल्स 1893 में। 1895 में इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल चलाया। तो ये स्पीचेस देते थे वहां पे स्पीच दे रहे थे, तो उसमें ब्रिटिश की कोड वर्ड में, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन ब्रिटिश की धज्जियां उड़ा देते थे। इन्होंने मैगजीन्स भी अपनी निकाली। एक मैगजीन का नाम था उनका केसरी, और एक नाम था महाराष्ट्र। ये इंग्लिश में थी, ये मराठी में थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कभी कभी। इसी में उन्होंने लिखा था मराठी में ही ये गीता का श्लोक श्लोक जिससे उसने मार दिया था ऑफिसर्स को। तो इनको जेल हो गई। ये इनको ट्राई किया गया, तो इनका ट्रायल चला वहां पे, उनको जेल हो गई। जब जेल हुई तो उन्होंने वहां पे फिर वो दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्होंने ये कोटेशन दी। मराठी लैंग्वेज में दी थी, इंग्लिश में नहीं दी थी। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो एक था एक थे इनके कलीग थे यूरोपियन, काका वपिस्ता। उन्होंने ये दिया था इंग्लिश में 1907। दो रिवोल्यूशनरी हुए। एक का नाम था खुदीराम बोस, एक का नाम था प्रफुल्ल चक्की। तो कलकत्ता में एक पुलिस कमिश्नर था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था लोगों को। तो इन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, पर गोली गलती से किसी और को चल गई। तो जब गोली किसी और को चल गई, वो मर गया, तो इनमें से एक ने अपने आप को खुद ही सुसाइड कर लिया, और दूसरा जो था तो उनको फांसी हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी मैगजीन में लिखा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने नेशनलिज्म को कंट्रीब्यूट किया है, और अब बहुत ज्यादा हो गया है ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश को ये समझना चाहिए कि जो हमारी स्वराज की डिमांड है उनको वो जल्द से जल्द पूरा करें। तो जब ये इन्होंने मैगजीन में ये बात निकाली, उनके ऊपर फिर केस हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक फिर से कोर्ट में इनका ट्रायल शुरू हुआ। उस टाइम पे इनको डिफेंड कर रहा था कौन? इनके एक दोस्त थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और जो जज था वो इंडियन था। उसके बाद भी उनको सजा हो गई 6 साल की। जब जेल गए, काफी टाइम तक जेल रहे, उनको डायबिटीज हो गया, वापस आए तो उन्होंने होम रूल एजिटेशन शुरू की। लेकिन हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई। इनको फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लीडर मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक। अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन पे 1905। 1905 बनारस देहात का नाम था, वहां पे इनका सेशन होता है, एनुअल सेशन। सुसाइड कौन कर रहा था इसको? गोपाल कृष्ण गोखले। इस सेशन में ये तय हुआ कि हम स्वदेशी
और बॉयकॉट मूवमेंट चलाएंगे। स्वदेशी मतलब अपना अपना वहाँ यूज करना है, और बॉयकॉट मतलब जो ब्रिटिश के गुड्स हैं उनको बाइकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट करना है। स्वदेशी और होना इसको इन चाहिए। लोगों ने हिंदी में बोला आत्मशक्ति। खुद के विश्वास। मतलब सेल्फ रिलायंस। खुद। अब इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ अर्ली फेज में? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था, उन्होंने छोड़ दिया, वो टाइटल हटा दिया, तो उन्होंने अपना टाइटल हटा दिया। और एक सॉन्ग लिखा, अमार सोनार, बांग्लादेशी में। ये बाद में वहां का नेशनल सॉन्ग बन गया। फिर एक आए बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा वंदे मातरम। बंकिम चटर्जी। ये बन गया नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। वंदे मातरम। एक थे अभिनंदन नाथ टैगोर, ये पहले यूरोपियन पेंटिंग्स बनाते थे, उन्होंने छोड़ दिया और वो बनाना शुरू किया इंडियन सब्जेक्ट्स पे, जिसमें उन्होंने बनाया भारत माता, जो आज तुम लोग देखते हो मैप में भारत माता। भारत माता। महाराष्ट्र में एक हुए देवस्कर, गणेश देवस्कर, स्वराज का आइडिया उन्होंने पॉपुलराइज किया। इन्होंने 1904 में एक लिखा देशेर कथा, जिसमें इन्होंने बताया कि कॉलोनियल रूल से हमें, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में इन्होंने अपनी बातें बोली। उन्होंने ये बोला कि जो भी कॉलोनियल रूल है, जो इनके टैक्टिक्स हैं वो हिप्नोटिक हैं, इन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाला है। तो इन्होंने भी और स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने पॉपुलराइज किया। और ये जो इनकी बुक थी वो 1910 में बैन हो गई थी, ब्रिटिश शासन ने इसको बैन कर दिया था। अब 1906 मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ, उसमें किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह। कहाँ के थे ये? बांग्लादेश का। 1906। तो इन्होंने कहा कि हम सिर्फ हमारा कोई ब्रिटिश के खिलाफ कोई वो नहीं है, हम बस एक मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए बस हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, और हम ब्रिटिश के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, उन्होंने उसमें लिखा है मुस्लिम लीग में। 1906 आते आते जो कांग्रेस था वो, उसमें आपस में भी बहुत डिविजन होने लगे, लोगों के ओपिनियंस बदल रहे थे, तो अलग अलग लोग, दो तरीके के लोग बट गए, एक मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, तो सबके अपने अलग अलग ओपिनियन थे। दोनों फ्रैक्शन चाहते थे कि हम अपना प्रेसिडेंट लाएं, चाहते थे अब मेरा ही आदमी प्रेसिडेंट बने। लेकिन 1906 में जो मॉडरेट्स थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी के लेके आ गए, और वो बड़े रिस्पेक्टफुल, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और बहुत ही इज्जत थी उनकी वहां पे, तो दोनों लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस सेशन में वो दादा भाई नौरोजी ने सेल्फ रूल डिमांड किया। ये, हाँ, आईएनसी सेशन कहाँ पे? कैलकाटा में हुआ था ये। दादा भाई नौरोजी बने यहाँ पे वो प्रेसिडेंट। डिमांड की किस किस चीज की? सेल्फ रूल।
स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था उसका एम्यूलमेंट, वो चीज खत्म करो। ये कुछ डिमांड थी उन लोगों की। हाँ, एजुकेशन, तो ये दादा भाई नौरोजी की आईएनसी सेशन है जो कलकत्ता में हेल्ड हुई, उनकी डिमांड थी। अब हुआ क्या कि जो मॉडरेट्स थे, जो स्वदेशी एंड बाइकॉट जो चल रहा था, तो पहले जो बाइकॉट था वो मैनचेस्टर क्लॉथ्स जो थे उनका बाइकॉट था, और जो लिवरपूल कंपनी जो सॉल्ट बनाती थी उसका बाइकॉट था इनिशियली पहले। एक्सट्रीमिस्ट कहने लगे ये कि जो बाइकॉट होना चाहिए वो सारे के सारे ब्रिटिश प्रोडक्ट का होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर करो। वो कह रहे थे कि सब सब बाइकआउट करो। तो और ओपिनियन डिफरेंस, दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस हो गया। अब ये लोग वेट कर रहे थे किस चीज का, कि हमारी दूसरी एनुअल सेशन हो जहाँ पे हम अपना लीडर लेके आए। तो वो दूसरी सेशन कहाँ पे हुई? सूरत में। सूरत 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 में हुई, लेकिन पहले ये होने वाली थी कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर। नागपुर में होने वाली थी, और नागपुर में वहां पे कंटेस्ट कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर उस टाइम पे जो नागपुर था वो यहाँ का महाराष्ट्र में नहीं था, अलग था। और बाल गंगाधर ज्यादातर महाराष्ट्र में उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। तो ये सोच रहे थे कि नागपुर में अगर ये होता है और इनकी महाराष्ट्र में इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो ये जीत जाएंगे। मॉडरेट्स ये सोच रहे थे, तो इन्होंने ये बदल दिया सूरत। एट द टाइम ऑफ जैसे इलेक्शन होना उसके कुछ दिन पहले ही जो लोकेशन थी वो बदल दी इन्होंने। अब वहां पे सूरत में होना शुरू हुआ। अब पहले से ही लोग गुस्सा थे, तो जैसे ही स्पीच स्पीच होनी शुरू हुई, आपस में बहसी बहसा हुई, इन लोगों में चप्पलें चल गई। चप्पलें चल गई मतलब सही में चप्पलें चल गई। तगड़ी लड़ाई हुई, जिसके हाथ में जो जो आ रहा था फेंक फेंक के सब मार रहे थे। इसको कहते हैं, यहाँ पे जो आईएनसी थी वो दो पार्ट में बट गई, जिसको कहते हैं सूरत स्प्लिट। ये इवेंट को देख के एक पॉलिसी आई, पॉलिसी ऑफ करेक्ट एंड स्टिक, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनको दबाना शुरू किया, चार्जशीट किया, उनको जेल किया, बाहर भेज दिया। इसमें भी बाल गंगाधर तिलक जेल गए। ये थे तुम्हारा ये। और जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिशर्स के थोड़ा सा साथ हो गए, क्योंकि उनके इतने एक्सट्रीम व्यूज नहीं थे कि सब कुछ बॉयकॉट करो। तो थोड़ी सी उनमें ये कह लो कि हल्का सा पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट हो गई। और उसी को देखते हुए एक 1909 में आएगा मॉर्ले मिंटो और रिफॉर्म, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा आज का लेक्चर। उसमें है
देखिए अगर मैं सब लिखता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता, मुझे लंबा खींचना था आज। उसमें सब दिया हुआ है, सारी चीजें डिटेल्स में, वो पढ़ लेना यहाँ से जाने के बाद। मुझे पता है मैं सिर्फ कह ही रहा हूँ, ऐसा होना नहीं है। अब बचे हैं अभी 8 टॉपिक्स और बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा 5-6 लेक्चर्स में सब खत्म हो जाए, उसके बाद हम कुछ और शुरू करें। बोरियत हो रही है हिस्ट्री से। और बाकी क्लासेस कैसी जा रही हैं? सब सही? रिवीजन वगैरह? तो माशाल्लाह। क्लासेस सही जा रही हैं, हम नहीं जा रहे सही। क्यों जावेद? जैद कहाँ है? जैद है तो जी भैया। अच्छा हाँ जैद है, ओके। चलो फिर, बाय। अल्लाह सो जा सब हाफिज़। लोग। अल्लाह और हाफिज। जी नमस्ते। नमस्ते। अल्लाह